बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही। राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल किस्त नंबर 18। चौधरी साहब, आपके यहाँ बेटा हुआ है। हकीम साहब ने इस कमरे से बाहर आते हुए कहा, जहाँ महाजन ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। बेटा का लफ्ज़ सुनते ही चौधरी हमायों से क्लैन खुशी से उछल पड़ा। अरे बेटा हुआ है, खुश हो। अरे खुश हो, ये बड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है तूने? चौधरी ने नागवारी से हकीम को देखा। वो चौधरी साहब। हकीम ने कुछ कहना चाहा तो चौधरी भी घबरा गया। का क्या हुआ मेरा पुत्र, मेरा शहर ठीक है ना? चौधरी ने परेशानी से कहा, हाँ चौधरी साहब, आपका बेटा तो ठीक है, मगर आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। हकीम ने लज्जते होठों से कहा, हाय रब्बा तेरा करम, मेरे दो पुत्र, हाय रब्बा तू ला पाग दिते ने। चौधरी खुशी से अपने मूँछों को वाट देने लगा। नहीं चौधरी साहब, दोनों बेटे नहीं हैं। खुदा ने आपको एक बेटा दिया, मगर दूसरा। हकीम चुप कर गया। दूसरा क्या? रे बोल। चौधरी तैश से बोला, आपका दूसरा बच्चा एक हुज्रा है। हकीम ने लज्जते होंठों से कहा तो चौधरी का सारा वजूद हल्का रह गया। ये वो हुज्रा? तो चौधरी लज्जते होंठों से बोला और फिर जोर से चलाया, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम क्या कह रहे हो? चौधरी ने हकीम को झंझोड़ कर कहा, चल चौधरी साहब, मैं ठीक सच कह रहा हूँ। हकीम ने कपकाते हुए कहा, इसके सारे वजूद पर रशा तारी था। तुम्हारी ज़बान ना काट दूँ मैं। चौधरी हमारे से क्लैन को हुज्रे को पैदा करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चौधरी ने हकीम को जोर से धक्का दिया और हकीम दूर जा गिरा। मांझा ने आंख खोल ली तो इसे सामने एक दाई नजर आई, जिसने दो बच्चे उठा रखे थे। दोनों बच्चे तो रहे थे और वो दाई नहीं हिला कर चुप करा रही थी। मांझा ने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया था। इसने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ इसकी खलक में ही कहीं फंस कर रह गई और मुंह से बाहर ना निकल सकी। इसने हाथ हिलाने की कोशिश की, मगर इसका वजूद साकत सा था। मेरे बच्चे, मांझा ने दिल में कहा। अपने बच्चों को देखने की तरफ इसके दिल में आई, मगर दाई का चेहरा इसकी तरफ था ही नहीं। अभी मांझा ने सोचों में थी कि अचानक एक ख्याल ने इसके चेहरे को पसीने से मसूर कर दिया। मेरे यहाँ बेटा हुआ है या बेटी? ये ख्याल मांझा के सारे वजूद को लर्जा देने के लिए काफ़ी था। अचानक दाई मुड़ी और इसकी नज़र मांझा पर पड़ी। आधा खुली आंखों के साथ लेटी मांझा जो दाई को देख रही थी। मांझा ने उठने और बोलने की कोशिश की, मगर ना उठ सकी। दाई ने बच्चों को करीब एक चारपाई पर लेटाया और उठने में मांझा की मदद करने लगी। दाई ने मांझा को उठाने की कोशिश की, मगर मांझा में इतनी ताकत ना थी कि उठ पाती। आप लेट जाइए, अभी आपके लिए उठना मुनासिब नहीं, दाई ने मांझा के सर पर हाथ रखकर कहा। मांझा ने फिर होंठ हिलाए, ये जानने के लिए कि मेरे बच्चे कौन है, लड़का या लड़की। मेरे बच्चे, मांझा ने बामुश्किल अल्फाज अदा किया। आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह के फजल से। दाई ने मुस्कुराकर मांझा को लिटाया। वो नहीं चाहती थी कि मांझा को ये बताए कि इसका एक बच्चा एक हुज्रा है, इसलिए इसने मुस्कुराकर कहा। इतने में कमरे के बाहर से एक हकीम की आवाज़ आई, जो चौधरी हमारे से क्लैन से बात कर रहा था। आपका दूसरा बच्चा एक हुज्रा है। हुज्रा का लफ्ज़ सुनते ही मांझा का वजूद लर्ज गया, कपका गया। ये हुज्रा? बामुश्किल इसके आवाज़ से कहा। मांझा कंपकाने लगी, हाथ पैर सब कुछ ठंडा पड़ने लगे। इसके दिलो दिमाग पर एक ही खौफ छुपाने लगा, चौधरी अब मुझे नहीं छोड़ेगा कि मैंने हुज्रे को जन्म दिया। मांझा का वजूद लर्ज रहा था, इसकी सांसें फूलने लगी। मांझा मांझा, दाई चीखी और मांझा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सांसों का बहाव तेज से तेजतर होता गया। खून के बहने की रफ्तार एकदम भरी, दिल जोर से धड़कने लगा और फिर एकदम सब थमने लगा। सांसें भी, खून की रफ्तार भी, दिल भी, दिमाग भी। इसकी जबान से एक हाँ निकली और फिर वो कुछ ना बोल सकी। एक साकत वजूद बन गई थी। ये हाँ इसकी आखिरी हाँ थी। जिंदगी भर के तमाम गमों के खिलाफ एहतजाज था, शायद, या इन गमों का मुकाबला ना करने और अपनी बेबसी का रोना था। फिर वह साकत वजूद हमेशा के लिए साकत हो गया। छोड़ गई वो अपने दोनों मौलूद बच्चों को बेसहारा। मांझा मांझा, दाई चीखने लगी। इतने में चौधरी हमारे से क्लैन कमरे में दाखिल हुआ, गुस्से से भरपूर, मगर सामने का मंजर देखकर धक से रह गया। ये तो मर चुकी है, हकीम ने मांझा की नब्ज का नुमाइना करते हुए कहा। चौधरी ने हकारत से मांझा को देखा। इसका मुर्दा वजूद भी जैसे तमाशा ही था, जिस तरह वो सारी जिंदगी तमाशा बनी फिरती रही। आज भी चौधरी के नज़दीक इसका वजूद एक तमाशा था। फिर चौधरी ने हकारत से अपने बच्चों की तरफ देखा कि माँ और इसका बच्चा दोनों ही मर गए। चौधरी चिल्लाया। हकीम और दाई को जैसे सांप सूंघ गया था। चौधरी, दुनिया में से तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता कि मेरी बीवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक लड़का और दूसरा हुज्रा।
तो ये बात तक दोनों के अलावा अगर किसी तीसरे को मालूम चली तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम दोनों को। सारा दुनिया यही जानेगी कि चौधरी के यहाँ एक बच्चा हुआ और इसकी बीवी पैदाइश के दौरान ही मर गई। समझो तुम लोग, चौधरी हमारे से कल्याण एक हुजरे को पैदा करने के लिए नहीं बना। इस बच्चे को ठिकाना लगा देना और मेरा शेर मुझे पकड़ा दो और मार्जा की मैयत को मेरे घर तक पहुंचा दो, चौधरी ने चलाकर कहा और फिर बच्चों को की तरफ बढ़ा। दाई ने लड़ते हाथों से एक बच्चा उठाया, चौधरी की तरफ बढ़ाया और फिर दाई दूसरे बच्चे को देखने लगी। दाई की आंख से आंसू निकल पड़ा बच्चे की बेचारगी पर। मगर चौधरी साहब ये बच्चा, हकीम ने जाते हुए चौधरी से कहा, ख्वाजा हसराव को इसकी ज़रूरत होगी, चौधरी ने चलाकर कहा और हाथ में पकड़े बच्चे को सीने से लगा लिया। इस कमरे के बाहर खड़ा हकीम का 17 साला बेटा सलाहुद्दीन ये सब सुन रहा था। टक 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 हीरा अपनी कलाई में बंदी घड़ी को बार बार देखती और इसकी टक टक को महसूस करती। रात के 12:39 हो चुके थे और हीरा इस वक्त बैठी डायरी लिख रही थी। वक्त गुजरता है तो गुजरता रहे, मगर मुझे इससे क्या, मेरे ये दुनिया बेरंग और बेमानी हो चुकी है। दाई का कर्ब ऐसा ही होता है, वक्त की सरहदों से परे। हीरा डायरी पर लिख रही थी, कहाँ से वापस लाऊं तुम्हें फैज़, अपनी ज़िंदगी में कैसे लाऊं वापस? तुम्हारा कोई निशान, कोई निशानी, कोई इतना पता कुछ भी नहीं मेरे पास। कैसे तलाश करूं तुम्हें? मैं इस सतम की तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ फैज़, जो मेरी वजह से तुम्हारे साथ हुआ और जब मेरे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा के साथ किया। फैज़, मैं इन सब की माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमसे। रब जाकर शायद मेरे मसरब दिल को करार आई। हीरा के हाथ बदस्तूर चल रहे थे। मैं जानती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया, इस सब के बाद जो तुम मुझे तो क्या मेरी शक्ल भी देखना पसंद ना करोगे। मगर फैज़, मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे टकराओ, मुझे इज़ा दो, तुम मेरी बेबसी का तमाशा देखो, मुझे सारे ज़माने में मजरूह करो। शायद इससे मेरा दिल हल्का हो जाए, तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। अगर फिर भी ना हो तो किसी मुतकिल में ले जाना, मुझे मेरा सर काट देना, शायद तब मेरा दिल हल्का हो, मेरी सारी तकलीफ़ हवा हो, तुम्हारी इज़ा कम हो। अगर फिर भी कम ना हो सके तो मेरे मुर्दा वजूद को जंगल में फेंक आना, ताकि कौवे और चिड़ियाँ मेरी बोटियाँ नोच नोच कर खाएं। तब शायद मेरी तकलीफ़ में कमी आई फैज़, तब शायद तब। हीरा की आंख से आंसू निकला, मगर शायद बाहर निकल सका, अंदर ही सूख गया। अब मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते, शायद इनको भी मुझसे और मेरे वजूद से नफरत हो चुकी है। शायद वो भी मेरी आंख से बाहर आकर मेरी गालों पर रेंगना अपनी तौहीन समझते हैं, या फिर मुझे टुकराना इनको भी अच्छा लगता है। और सही तो करते हैं वो। मुझ जैसी बेवफा लड़की इस काबिल है कि आंसू भी टुकराए। हीरा ने सफ़ा मुकम्मल किया, टू वर्क पलट कर अगले सफ़े पर लिखने लगी। गांव के 3 औरतें तहरीम के लिए अपने पुराने कपड़े लिए तहरीम के घर आई हुई थी और सहन में चारपाई पर बैठी जमीला को वो कपड़े लरे थमा रही थी। तहरीम कुछ फासले पर दूसरी चारपाई पर बैठी इन सब को देख रही थी। ये ले बहन, ये तहरीम के लिए हैं। एक औरत ने एक शाहिर जमीला को पकड़ाया, मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं ये, वैसे तो मैंने सोचा था कि जमींदारनी को दे दूंगी, मगर कल शाइजा ने बताया कि तहरीम वही पुराने 2 साल पहले वाले फटे कपड़ों में रह रही है। तो मेरा जी भर आया तो मैं अपने साथ इन दोनों को भी ले आई कि ये भी अपने पुराने कपड़े तहरीम को दे दें। आहर हमारे कपड़ों से किसी का तो भला हो जाए, इस औरत ने कहा। इस औरत के अल्फाज बजाय तो तहरीम के लिए रहम और तरस से भरपूर थे, मगर ये अल्फाज तहरीम के लिए कितने अज़ियतनाक थे वो तहरीम ही जानती थी कि इसकी आंखों आंसुओं से भर गई। अरे जमीला, तुझे एक बात बताऊं, एक औरत ने इनसे जमीला से कहा। अरे अपने जो चौधरी है ना, अपने गांव के चौधरी हमारे, इसके यहाँ फिर से बेटा पैदा हुआ है खैर से, इस औरत ने कहा। अरे कहाँ बेटा, माँ जा को खा गया बेटा, दूसरी औरत ने कहा। माँ जा मर गई पैदाइश के दौरान, इस औरत ने कहा। तो जमीला शायद रह गई। क्या हुआ माँ जा को? जमीला ने हैरत से कहा। होना क्या था, मर गई बेचारी, इतनी ही वक्त था इसका, आज शाम जनाजा है उसका। तीसरी औरत बोली। हम अभी उधर हैं, जा रहे हैं, तू भी आ जा, पहली औरत बोली। तो हैरत ज़दा जमीला इन्हें देखने लगी, फिर इस बात में सारा हालाती हुई उठ खड़ी हुई। मोमन यूं रस्सी के गेट में दाखिल हुआ और फिर सब्ज़ार के दरमियान से गुजरता हुआ अपने डिपार्टमेंट में चला गया।
और फिर कमरों के बीच से गुजरता हुआ अपनी क्लास में दाखिल हुआ। मगर जो ही अपनी क्लास में दाखिल हुआ, एकदम से इसके मुंह पर केक लगा। मोमन ने सामने देखा तो इसके सारे क्लास वाले इसके सामने खड़े थे। मोमन ने हालात समझने की कोशिश की। एन इसी वक्त सब जोर से बोले, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर मोमन। एकदम मोमन अलर्ट हो गया, जैसे इसे सारे हालात समझ में आने लगे थे। वो मुस्कुराया और सामने खड़े जम गफ़ीर की तरफ देखा तो थैंक्स बोलने लगा। मगर अगला लम्हा मोमन के लिए अजीब था, क्योंकि इस मौके के लिए तैयार ना था। सारी क्लास केक और अंडे लिए इसकी तरफ बढ़ी ताकि मोमन पर अंडों की बारिश करें और इसके चेहरे को केक से रंगीन करें। ये यहाँ का दस्तूर था। वो हर किसी के साथ यही करते थे जिसकी सालगिरह होती थी। मोमन बेचारा जान बचाए दौड़ने लगा।